कल क्या बताया था? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज इसी को आगे बढ़ाते हैं और अब है उत्तल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब उत्तल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाएगा? देखो कल हमने जो डिस्टेंस ली थी भाई, ठीक है ना, आप ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो अवतल दर्पण में हमने क्या किया था, जो दूरियां ली थी, जो वस्तु रखी थी वो कहाँ पे रखी थी, किसके सापेक्ष रखी थी? या तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के सापेक्ष रखी थी या फिर फोकस बिंदु के सापेक्ष रखी थी। अब आप अगर आप वो देखोगे तो अवतल दर्पण में दोनों बिंदु इधर के होते हैं, बाईं ओर, ठीक है ना, और जबकि उत्तल दर्पण में दोनों के दोनों बिंदु, चाहे वो फोकस हो चाहे वो वक्रता केंद्र, दोनों दाईं तरफ होते हैं। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप किसी भी दर्पण से या किसी भी लेंस से प्रतिबिंब बना रहे हैं, ठीक है ना, तो हमेशा वस्तु बाईं ओर रखी जाती है। और एक और नियम, छोटा सा नियम, ये याद रखना है कि वस्तु पर प्रकाश हमेशा बाईं ओर से डाला जाएगा, दाईं ओर से, ठीक। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि इधर कोई रेफरेंस पॉइंट तो है नहीं, रेफरेंस पॉइंट रहेगी दाईं तरफ और वस्तु रखनी हमने बाईं तरफ, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ दो कंडीशन होती है, एक तो वस्तु अनंत पे है या फिर वस्तु एक निश्चित दूरी पर है। पहला केस है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अब वस्तु अनंत पर है तो उत्तल दर्पण उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनाएगा? ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। ये उत्तल दर्पण है और इसके गहरे भाग में पॉलिश होगी, ध्यान रहे, ये इसका मुख्य अक्ष है। और ये चीज ध्यान रहे कि इसका फोकस बिंदु और किधर को होंगे, दाईं ओर होंगे, ठीक है, दर्पण से दाईं ओर को है। और वस्तु हमने अनंत पे रखी है भाई, बहुत बड़ी वस्तु है ए और बी, और हमने उसको कहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, अनंत पे रखा हुआ है। अब अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा एक दूसरे के समांतर मानी जाती हैं, एक दूसरे की क्या मानी जाती है। अब चूंकि हमने इस समय जो वस्तु मैंने दिखाई है ये भी मैंने मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, ठीक है ना। तो सपोज के लिए एम से आने वाली पहली किरण, अनंत से आने वाली पहली किरण ये है, मुख्य अक्ष के समांतर आई। दूसरी किरण ये है, ये भी मुख्य अक्ष के क्या आई, समांतर आई। आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण से इस प्रकार से प्रवर्तित होती हैं कि पीछे बढ़ाए जाने पर मुख्य फोकस पर मिलती है। तो जो प्रवर्तित होंगी वो इस ढंग से होंगी कि पीछे बढ़ाएंगे हम उसको तो कहाँ पे जाएंगे, मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो ये किरण भी पीछे बढ़ाने पर हम, ये दोनों किरणें इस प्रकार से प्रवर्तित हो गई, दो किरणें आई और कहाँ पे मिली, एक दूसरे से। तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा भाई, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ए डैश पी डैश, ध्यान दें, और वो बहुत ही छोटा बनेगा। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ठीक मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर बनेगा। और ध्यान रहे बिंदुवत बनेगा भाई, बिंदुवत यानी कि बहुत छोटा बनेगा, बहुत ही छोटा, चमकीला बनेगा, आभासी बनेगा। बिल्कुल, क्यों आभासी क्यों बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण है और साथ ही हम इसके लेंस के दाईं ओर बन रहा है तो हम इसको पर्दे पे नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। तो आभासी बनेगा और साथ ही क्या बनेगा, सीधा बनेगा भाई। ये इसके प्रॉपर्टीज हो जाएंगी जो वस्तु पर। आई बात समझ में? अगर वस्तु अनंत पे रखी है तो उत्तल दर्पण उसका जो प्रतिबिंब बनाएगा दर्पण के मुख्य फोकस पे बनाएगा भाई, यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना।
वो आभासी बनेगा, चमकीला बनेगा, बिंदुवत बनेगा, यानी कि बहुत ही छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। एक चीज ध्यान रखना, उल्टा नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा, सीधा बनेगा। अवतल दर्पण 5 कंडीशन में उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक बनाता है, ठीक है ना। और जो उत्तल दर्पण है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और क्या बनाता है, आभासी बनाता है। क्लियर हो गई। दूसरी बात, हम इसको निश्चित दूरी पे ले आए। नंबर सेकंड पॉइंट, यदि वस्तु दर्पण से परिमित दूरी पर रखी हो, दर्पण से परिमित दूरी का मतलब है जिस दूरी को हम नाप सके भाई, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, फाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो क्या होगा, तब कैसे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो आप इस फिगर से देखो कि सपोज के लिए ये दर्पण है, ये इसका पॉलिश्ड पार्ट है, ये इसका मुख्य अक्ष है भाई, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, कोई वस्तु परिमित आकार की कोई वस्तु ए बी ये रखी है, ये वस्तु ए और बी। अब इसका मुख्य फोकस यहाँ है और इसका वक्रता केंद्र यहाँ है, साथ में इसका ध्रुव पी यहाँ है। यहाँ पे ध्रुव पी जरूर दिखाना, ठीक है। सारी जो डिस्टेंस होंगी हमेशा ध्रुव से नापी जाएंगे भाई, ध्यान रहे। मुख्य अक्ष के अगर ऐसी डिस्टेंस है दाईं और तो ध्रुव से नापी जाएंगी, ठीक है ना। तो अब वस्तु से चलने वाली पहली किरण, यहाँ से आपने पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तित होकर इस प्रकार से जाएंगी कि कहाँ पीछे बढ़ाए जाने पर कहाँ पे मिलेंगे, मुख्य फोकस। तो इस डायरेक्शन में जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी। दूसरी किरण आप ये देखो कि सपोज करिए सीधे सी पे मिलती है, दूसरी किरण जाके कहाँ पे मिलती, सीधे सी पे मिलती है, यानी कि दूसरी किरण जो है वो सी की ओर दिष्ट है, वक्रता केंद्र की ओर दिष्ट है, दिख रहा है। ये किरण कहाँ जाएगी, वापस आ जाएगी, अपने ही मार्ग पे वापस आ जाएगी, ठीक है। जहां पे दोनों किरणें मिलती हैं, परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। यहाँ पे कहाँ पे हो रही है, आपको यहाँ पे मिल रही है भाई, मेरे को दिख रहा है आप यहाँ पे ध्रुव और फोकस के बीच यहाँ पे कहीं पे ए डैश और बी डैश ये प्रतिबिंब बनता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है। तो जो प्रतिबिंब है कहाँ पे बनेगा, ध्रुव पी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच, मुख्य फोकस एफ के मध्य कहीं पे बनेगा, ठीक है ना। कैसे बनेगा, सीधा बनेगा, पहला तो आभासी बनेगा क्योंकि दाईं तरफ है, ठीक है ना। मिलती किरणें मिल नहीं रही है बल्कि वास्तव में मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो आभासी बनेगा। और साथ ही साथ बनेगा भाई क्या, वस्तु से कुछ छोटा बनेगा। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की सिर्फ 2 कंडीशन है, एक जबकि वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो, और दूसरा जबकि वस्तु कहाँ पे हो, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। आप लोग इसका बात समझ में आ गई, कुछ पूछना है, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ कितनी कंडीशन होंगी, 2 कंडीशन है, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई, आगे बढ़ूं, मिटा दूं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा एक चीज और पढ़नी है, और वो आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं भाई, कार्तीय तल पढ़ा हुआ आपने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है? इसमें डिस्टेंस फार्मूला वगैरह होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, 2 बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच की डिस्टेंस क्या होती थी, √² of x1 - x2 प्लस
या x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 और स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1, यही होता था। अब क्या होता है कि देखो, इसको क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ पे अभी यूज होने वाली है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या इसको निर्देशांक ज्यामिति सुना हुआ है, हिंदी में बोलते हैं इसको निर्देशांक ज्यामिति। और आपने सपोज करिए आपने द्विविमीय निर्देशांक पद्धति पढ़ी है, द्विविमीय निर्देशांक पद्धति कितने विमा की होती है, 2 विमा या 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन, ठीक है ना। एक्स वाई जेड होगा तो 3 डायमेंशन, एक्स वाई होगा तो सिर्फ कितना डायमेंशन। तो और इसमें भी आता है चिन्ह पद्धति, साइन सिस्टम कैसे बनता है इसमें, चिन्ह पद्धति पढ़ी हुई, पढ़ना चाहिए, हाई स्कूल में तो इतना आता है, बेसिक चीजें हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर सपोज के लिए 2 विमा वाले में चल रहे हम, तो इसमें इसको बोलते हैं एक्स एक्स डैश और इसको बोलते हैं वाई और वाई डैश। इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको क्या बोलते हैं, या वर्टिकल लाइन है उसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं, बोलते हैं ना। अब ये जो जहां पे दोनों अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं भाई, उस अक्ष के जहां पे काटते हैं उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। मूल बिंदु सुना हुआ कि नहीं सुना, सुना है ना। मूल बिंदु के निर्देशांक सारी दूरियां इसमें कार्तीय तल में सारी दूरियां किससे नापते हैं, मूल बिंदु से नापते हैं। तो मूल बिंदु O हो गया, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0 और 0, ठीक है ना। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि अगर हम मूल बिंदु से दाईं ओर को लें तो ये हमेशा ये पॉजिटिव होता है, और मूल बिंदु से एक्स अक्ष के समांतर जो दूरियां बाईं ओर को लेते हैं तो वो होते हैं ऋणात्मक। मूल बिंदु से ऊपर की ओर एक्स अक्ष के लंबवत दूरियां ये लेते हैं धनात्मक, और नीचे की दूरियां लेते हैं ऋणात्मक। इस प्रकार से इनका जो चिन्ह बनता था ये प्लस और प्लस होता है, दूसरे का माइनस और प्लस, तीसरे वाले का माइनस और, क्योंकि पहले एक्स अक्ष का दूरी का चिन्ह लेते हैं फिर वाई अक्ष का, और इस वाले का क्या होता है प्लस और माइनस, एक्स अक्ष प्लस वाई अक्ष। तो चारों को इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। हाँ, कितने क्वाड्रेंट्स हैं यहाँ पे, 4 क्वाड्रेंट, पहला दूसरा, और इसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, मैं ध्यान दें क्वाड्रेंट्स को हमेशा क्या लेते हैं, और ये चौथा, 4 क्वाड्रेंट्स हैं हमारे पास। इनके जो चिन्ह होते हैं क्रमशः प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस होते हैं, ठीक है ना। अब इसकी जरूरत यहाँ पे क्यों पड़ी, क्योंकि अब हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है वह दूरियां नापने के लिए चिन्ह परिपाटी। लेंस है दर्पणों में या गोलीय दर्पणों में, गोलीय दर्पणों में दूरियां नापने के लिए चिन्ह परिपाटी। अब इसमें चिन्ह परिपाटी कैसे लेंगे, देखो लेंस हमेशा आपने कहा कि जो लेंस की दूरियां है भाई, ठीक है ना, उसको हम मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं या मुख्य अक्ष के क्या मानते हैं, लंबवत होंगी जो भी दूरियां होंगी। तो उसके लिए भी बिल्कुल यही पद्धति काम करती है। जो लेंस है, लेंस का जो ध्रुव है, लेंस का आपको क्या करना है, लेंस का ध्रुव यहाँ पे काम करेगा मूल बिंदु का। लेंस का ध्रुव किसका काम करेगा, लेंस का मुख्य अक्ष,
अब वो उत्तल भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है। लेंस का मुख्य अक्ष ये काम करेगा एक्स अक्ष का। लेंस का मुख्य अक्ष किसका काम करेगा? एक्स अक्ष का। और यहाँ से दूरियां चिन्ह पद्धति आती है और उसको उसके लिए कुछ नियम है भाई। सॉरी हमने लेंस लिख दिया, क्योंकि दर्पण लेंस के लिए भी बिल्कुल यही होता है, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो ये यहाँ पे दर्पण क्योंकि पढ़ाया जा रहा है तो दर्पण ही आएगा, ठीक है ना। और ध्यान रखना कि लेंस के लिए भी बिल्कुल यही होगा, लेंस के लिए हम चिन्ह पद्धति अलग से नहीं बताएंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है कि सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं? दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। पहला नियम है सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से सभी दूरियां क्या होती है? दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। दर्पण को हमेशा कहाँ पे मानते हैं? मूल बिंदु, जो दशांक पद्धति बताई थी अभी, 0 0 पर मानते हैं। दर्पण को हमेशा कहाँ माना जाएगा? दर्पण को ये माना जाएगा वो मूल बिंदु पे स्थित है, ठीक है ना। बातें समझ में आ गई? दो बातें। तीसरी बात है प्रकाश हमेशा बाईं ओर से डाला जाएगा। प्रकाश सदैव किधर से? बाईं ओर से डाला जाएगा। प्रकाश हमेशा बाईं ओर से आपतित होगा। जब आपतित किया जाएगा, तीन चीजें आपको याद रखनी, पहली और दूसरी और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रकाश हमेशा दर्पण पे कहां से आपतित होगा? तीसरी बात आपको याद रखनी है कि प्रकाश के आपतन की दिशा में, प्रकाश के आपतन की दिशा में, प्रकाश के आपतन की दिशा में दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक। दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर की दूरियां क्या लेंगे? धनात्मक। और बाईं ओर की दूरियां क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। बात समझ में आ गई? यानी कि ये अंश इधर को दूरियां धनात्मक, इधर को दूरियां ऋणात्मक, ठीक है ना। और प्रकाश के आपतन की दिशा के विपरीत जो दूरी ली जाएगी, बाईं ओर की दूरियां, वो क्या ली जाएंगी? प्रकाश के आपतन की, दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर की दूरियां, और आपतन की दिशा के विपरीत, आपतन की दिशा के विपरीत दाईं ओर की दूरियां तो लेंगे धनात्मक, बाईं ओर की दूरियां लेंगे ऋणात्मक। मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां, लास्ट और फाइनल, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक, ऊपर की दूरियां क्या लेंगे? धनात्मक। और नीचे की दूरियां क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। तो इस प्रकार से एक फिगर बनेगा ये, ठीक है ना। ये ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया? ये मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या है? एक्स अक्ष इसका क्या हो गया? ये इसको एक्स अक्ष हम क्या पढ़ेंगे इस समय? मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है ना। ये दर्पण है। दर्पण हमेशा कहाँ पे होगा? दर्पण हमेशा मूल बिंदु पे माना जाएगा दर्पण। भले दर्पण सीधा नहीं होता, दर्पण तो यू होगा थोड़ा सा इधर, लेकिन उसका जो ध्रुव होगा वो कहाँ पे होगा? मूल बिंदु पे। तो प्रकाश हमेशा बाईं ओर से, ये धनात्मक दिशा हो जाएगी,
इधर को क्या हो जाएगी ऋणात्मक, ऊपर को धनात्मक, और इससे नीचे को क्या हो जाएगी ऋणात्मक, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है ना। आपको सिर्फ ये 4-5 नियम याद रखने हैं, छोटे छोटे एक एक लाइन के नियम है, ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़े नियम है। ठीक है। अब हम इसको ये चेक करेंगे कि उत्तल दर्पण में, अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है, अवतल की हमेशा क्या ली जाती है ऋणात्मक ली जाती है। क्यों ली जाती है वो यहां से क्लियर होगा। ये नोट कर लिया, हो गया। अब थोड़ा सा हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी फिगर को मिटा दूं मैं, इसको बताने की जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से, इसको दोबारा, आसान सी आर्टिकल है। तो हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, मेन चीज तो ये है कि थ्योरेटिकली आप समझ चुके हैं, अब इसको आप प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करोगे। अब देखो, जैसे अवतल दर्पण के लिए, अवतल, अब इसको अप्लाई कैसे करना है न्यूमेरिकल, विशेषकर न्यूमेरिकल्स में इनका बहुत यूज होता है। ठीक है ना। तो अवतल दर्पण के लिए देखो, ये अवतल दर्पण है, ये क्या है, ये उसका ध्रुव P है, ये इसका मुख्य फोकस F है, ये इसका वक्रता केंद्र क्या है C। अगर ये P से नापी जाएंगे तो P से F की दूरी क्या होती है, और P से जो है C की दूरी, यानी कि ये क्या होती है R होती है ना। ठीक है। होते ऐसे होता है अवतल दर्पण। तो F भी ऋणात्मक, F भी यानी कि फोकस दूरी भी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी क्या होती है ऋणात्मक, और R भी ऋणात्मक। अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो भी क्या होती है ऋणात्मक। और कोई भी वस्तु रखेंगे, देखो अगर वस्तु हम रखेंगे हमेशा इधर को, इधर को, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक, वस्तु की दूरी, वस्तु सपोज के लिए हमने यहाँ पे खड़ी कर रखी कोई वस्तु, ये A है, और वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक। तो वस्तु की दूरी ऋणात्मक को बाद में ले लेंगे जब हमारे आर्टिकल्स आएंगे। ठीक है ना। और जो प्रतिबिंब बनेगा भाई, तो छह में से 5 कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वो बाईं ओर बनता है। तो 6 में से 5 कंडीशन में जो वस्तु की दूरी, जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो भी क्या होगी नेगेटिव। ठीक। और एक कंडीशन है उधर को बनती है तो वो क्या होगी पॉजिटिव। और अगर हम उत्तल दर्पण के लिए देंगे, उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, अब आप देखो ये उत्तल दर्पण, ठीक, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव P है, फोकस इसका यहां होगा, वक्रता केंद्र इसका ध्रुव P से फोकस दूरी F ये होगी, और ध्रुव P से ही वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अब आपको कुछ अंतर दिख रहा है इसमें, कुछ अंतर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फोकस दूरी भी दाईं ओर और वक्रता त्रिज्या भी दाईं ओर। तो इसमें क्या होगा कि फोकस दूरी धनात्मक और वक्रता त्रिज्या भी, वक्रता त्रिज्या भी इसकी क्या होगी भाई धनात्मक ही होगी। फोकस दूरी भी धनात्मक और वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक। तो ये चीजें समझने के लिए पहला तो उत्तल दर्पण के केस में क्या होगा, दूसरा
अब उत्तल दर्पण के केस में क्या होगा, ध्यान रहे कि हमेशा वस्तु तो बाईं ओर रखी जाएगी, वस्तु हमेशा या तो यहाँ रखी जाएगी या अनंत पे रखी जाएगी, दो ही कंडीशन आपको बताई थी, ठीक है ना। तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि वस्तु जो उत्तल दर्पण है हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, दाईं ओर बनाता है ना। तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी भाई हमेशा उत्तल दर्पण के लिए हमेशा धनात्मक होगी, वस्तु की दूरी केवल किस क्या होगी, इसके लिए वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी, वस्तु की दूरी ये ऋणात्मक होगी और प्रतिबिंब की दूरी ये धनात्मक हो, हमेशा धनात्मक होगी। ये वाला जो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगी हमेशा, क्योंकि ये सिर्फ दो कंडीशन है इसके लिए प्रतिबिंब बनाने की, एक जबकि वस्तु अनंत पे हो और दूसरी वस्तु क्या हो, एक निश्चित दूरी पे हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसके लिए तो ये तो वस्तु की दूरी तो हमेशा ऋणात्मक होनी है क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, और इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी भी हमेशा धनात्मक होगी। ये क्या है, फाइनल है। इस वाले में ये फाइनल नहीं है, इस वाले में क्या है कि वस्तु की दूरी तो हमेशा ऋणात्मक होगी, ये तो इसके लिए भी फाइनल है, वस्तु की दूरी ये ऋणात्मक है हमेशा, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी 5 कंडीशन में, पहली 5 कंडीशन में प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक, सॉरी धनात्मक बनेगी, ऋणात्मक। और छठी कंडीशन में जबकि प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो वो क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है ना। जब वस्तु यहाँ पे रखेंगे हम कहीं तो प्रतिबिंब इधर बनता है, ठीक है ना। वो वाली कंडीशन में प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, बाकी सारी कंडीशन में क्या होगी। तीसरी चीज वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत रखी जाती है, वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष की क्या रखी जाएगी, लंबवत रखी जाती है। तो चूंकि लंबवत ऊपर की ओर है, वस्तु यहाँ ऊपर की ओर रखी जाती है हमेशा, तो वस्तु की लंबाई हमेशा धनात्मक होती है, ध्यान रहेगा। वस्तु की लंबाई क्या रहेगी, वस्तु सदैव ये ध्यान रखना है मुख्य अक्ष के लंबवत रखी जाती है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर रखी जाती है भाई। वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर होगी, तो इसलिए वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई हमेशा क्या होगी, वस्तु की लंबाई हमेशा धनात्मक होगी। और प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो इसको ऋणात्मक लेते हैं, क्योंकि नीचे की ओर बनेगा ऋणात्मक, उल्टा बनेगा नीचे की ओर बनेगा, मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा। और अगर सीधा बनेगा प्रतिबिंब, अगर क्या बनेगा तो उसकी लंबाई को हम क्या लेंगे, धनात्मक, ठीक है ना। और ये सारी चीजें क्लियर कर लो, ये सारी चीजें काम आएंगी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। बात समझ में आ गई। तो प्रतिबिंब बनाने के नियम और साथ में उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के दो स्थितियां, ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर, आज के लिए इतना बहुत है। टाइम कम हो रहा है वैसे, चलो।